सेक्स, स्वास्थ्य और पोषण। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य मानव पूंजी और आर्थिक विकास में एक आधारभूत निवेश है। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक व्यक्ति और पूरे राष्ट्र की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी ओर, अच्छे स्वास्थ्य के बिना बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और वयस्क काम नहीं कर पाते। इसलिए वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक उचित गुणवत्ता वाली, समय पर उपलब्ध, स्वीकार्य और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संविधान 1946 में स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य मानक को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। 3 सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3 का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना तथा कल्याण को बढ़ावा देना है। भारत में स्वास्थ्य संरचना। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर शामिल हैं। हालांकि भारत में मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हैं। चित्र 6.1 भारत में स्वास्थ्य संरचना। 1. प्राथमिक स्तर। इस स्तर पर प्रचार, सलाह, रोकथाम और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। 2. माध्यमिक स्तर। इस स्तर पर रोगों का मूल्यांकन, जांच और पहचान की जाती है। 3. तृतीयक स्तर। इस स्तर पर दीर्घकालिक रोगों का प्रबंधन और पुनर्वास किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां। स्वास्थ्य मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके बावजूद भारत की स्वास्थ्य सेवाएं अनेक समस्याओं और चुनौतियों से प्रभावित है। इनमें प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। नीतिगत एवं प्रशासन संबंधी चुनौतियां। 1. स्वास्थ्य क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत का स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2020 से 21 में 3.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024 से 25 में 6.1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें 18% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर शामिल होगी। 2. स्वास्थ्य क्षेत्र का खराब प्रशासन। अस्पतालों में अधिक बिलिंग, अनावश्यक जांच और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसी कुप्रथाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त निजी और सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही की भी कमी दिखाई देती है। 3. स्वास्थ्य व्यय में अंतर्राज्यीय असमानता। केरल और दिल्ली जैसे विकसित राज्य झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक खर्च करते हैं। बुनियादी एवं ढांचागत चुनौतियां। 1. बुनियादी ढांचे का अभाव। नीति आयोग की वर्ष 2021 की रिपोर्ट मिश्रित वित्त के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा की पुनर्कल्पना के अनुसार भारत की 50% आबादी को केवल 35% अस्पतालों के बिस्तरों तक ही पहुंच प्राप्त है। यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता को दर्शाती है। 2. असमान सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MHFW) की वर्ष 2021 की ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 5,439 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में इनकी संख्या 3,966 है। 3. संसाधनों की कमी। भारत में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अभी भी पर्याप्त नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य कर्मियों के अनुशंसित अनुपात से पीछे है, यद्यपि यह अनुपात वर्ष 2006 के मानकों से थोड़ा बेहतर है। 4. आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित समस्याएं। निदान संबंधी उपकरणों की कमी तथा कम संसाधनों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए योग्य चिकित्सकों की घटती रुचि प्रमुख समस्याएं हैं। सेवा वितरण से संबंधित चुनौतियां। 1. निम्न गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं। गलत निदान, स्वास्थ्य कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा गलत दवाओं के उपयोग के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाएं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है। यह समस्या विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के लिए अधिक गंभीर है। 3. निजी अस्पतालों का प्रभुत्व। वित्तीय वर्ष 2020 में अस्पतालों के कुल बाजार का 70% हिस्सा तथा अस्पतालों के 63% बिस्तर निजी क्षेत्र के नियंत्रण में थे। 4. आउट ऑफ पॉकेट व्यय (OPE). राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2021 से 22 के अनुसार देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय (OPE) की हिस्सेदारी 39.4% थी। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें मलेरिया के बोझ, रोकथाम और नियंत्रण में वैश्विक तथा क्षेत्रीय रुझानों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। यद्यपि वैश्विक आंकड़े मलेरिया के मामलों में वृद्धि का संकेत देते हैं, भारत ने मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वैश्विक अवलोकन। 1. मलेरिया के मामले।
वर्ष 2022 में मलेरिया के 247 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 263 मिलियन हो गए। 2 घटनाओं की दर। जोखिम वाली प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर मलेरिया की दर 60.4 तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2022 में यह 58.6 थी। 3 बोझ का वितरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बना हुआ है, जहां विश्व के कुल मामलों का 94% भाग पाया जाता है। भारत की प्रगति। भारत ने पिछले 6 वर्षों के दौरान मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। 1 मामलों में कमी। मलेरिया के मामलों में लगभग 69% की कमी आई है। वर्ष 2017 में मामलों की संख्या 6.4 मिलियन थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 2 मिलियन रह गई। 2 मृत्यु दर में कमी। मलेरिया से होने वाली मृत्यु में लगभग 68% की कमी आई है। वर्ष 2017 में यह संख्या 11,100 थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 3,500 रह गई। 3 वैश्विक मान्यता। वर्ष 2024 में भारत आधिकारिक रूप से उच्च बोझ से उच्च प्रभाव HPHI वाले देशों के समूह से बाहर हो जाएगा। मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्लास्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा रोग है। यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह रोग भारत के कुछ हिस्सों सहित उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। लक्षण। 1 बुखार, 2 ठंड लगना, 3 सिरदर्द, 4 थकान, 5 मांसपेशियों में दर्द। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लास्मोडियम की प्रजातियां। 1 प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, जो सबसे घातक माना जाता है। 2 प्लास्मोडियम विवैक्स, जो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। 3 प्लास्मोडियम मलेरिये, 4 प्लास्मोडियम ओवेल, 5 प्लास्मोडियम नोलेसी। टीकाकरण प्रयास। 1 RTS वैक्सीन, मॉस्क्वीरिक्स। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित पहली मलेरिया वैक्सीन है, जिसे वर्ष 2021 में मान्यता दी गई थी। 2 R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, जिसे वर्ष 2023 में मान्यता दी गई। यह अधिक किफ़ायती और सरलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकने वाली वैक्सीन मानी जाती है। वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियाँ। प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न समन्वित रणनीतियाँ अपनाई गई है। 1 मलेरिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 2030। वर्ष 2021 में इस रणनीति को अद्यतन किया गया था। इसका उद्देश्य मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर में कम से कम 90% की कमी लाना है। 2 मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से 27। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक देश को 0 स्वदेशी मलेरिया मामलों की स्थिति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मलेरिया की संवेदनशीलता बढ़ाने वाले कारक। मलेरिया की संवेदनशीलता जैविक, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा संरचनात्मक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बढ़ती है। 1 जैविक कारक। आयु, लिंग, प्रतिरक्षा प्रणाली और आनुवंशिक विशेषताएं किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। 2 पर्यावरणीय कारक। जलवायु परिवर्तन, वर्षा की तीव्रता तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देते हैं। 3 सामाजिक और आर्थिक कारक। गरीबी, सीमित शिक्षा, विस्थापन और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जोखिम को बढ़ाते हैं। 4 संरचनात्मक चुनौतियां। संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियां मलेरिया के प्रसार को बढ़ावा देती है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 चिंता और आशा दोनों का संकेत देती है। एक ओर विश्व स्तर पर मामलों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 NFHS-5। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 NFHS-5 भारत के स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय संकेतकों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए प्रगति का मूल्यांकन करने तथा विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। NFHS-5 के प्रमुख निष्कर्ष। 1 प्रजनन संबंधी चुनौतियां। कुल प्रजनन दर TFR घटकर 2.0 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। इसके बावजूद बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में यह दर प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर बनी हुई है। 2 लिंग अनुपात में सुधार। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है। वर्ष 1881 में पहली आधुनिक जनगणना के बाद यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। संस्थागत प्रसव, अस्पताल में प्रसव की दर 79% से बढ़कर 89% हो गई है।
यह दर शहरी क्षेत्रों में 94% और ग्रामीण क्षेत्रों में 87% दर्ज की गई है। पूर्ण टीकाकरण 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का स्तर 62% से बढ़कर 77% हो गया है। पोषण और एनीमिया बौनापन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की दर 38% से घटकर 36% हो गई है। एनीमिया 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 NFHS-4 के 53% से बढ़कर 57% हो गई है। मोटापा और जीवन शैली से संबंधित बीमारियां अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त महिलाओं की संख्या 21% से बढ़कर 24% हो गई है। पुरुषों में यह आंकड़ा 19% से बढ़कर 23% हो गया है। महिला सशक्तिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगभग 88.7% महिलाएं भाग लेती हैं। यह आंकड़ा लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति का संकेत देता है। नए डेटा बिंदुओं का समावेश राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 में टीकाकरण, विकलांगता, शौचालय सुविधाओं तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं और मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। नीति और योजना के लिए निहितार्थ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच संस्थागत प्रसव और टीकाकरण की दरों में वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाती है। इसके बावजूद एनीमिया की लगातार बढ़ती दर लक्षित पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की आवश्यकता को दर्शाती है। जनसंख्या नियंत्रण कुल प्रजनन दर में कमी परिवार नियोजन की सफलता को दर्शाती है। हालांकि जिन राज्यों में यह दर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है, वहां विशेष रणनीतियों की आवश्यकता बनी हुई है। लैंगिक समानता निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक प्रगति का संकेत देती है। इसके बावजूद महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। उभरती हुई स्वास्थ्य चुनौतियां मोटापे के बढ़ते मामलों के कारण स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA मूल्यांकन और अनुमान 2020 से 21 और 2021 से 22 चर्चित मुद्दे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MHFW ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा सर्वेक्षण -5 के अनुमान जारी किए हैं। ये अनुमान वित्तीय वर्ष 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए भारत के स्वास्थ्य व्यय पैटर्न का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रणाली के बारे में उद्भव राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुरूप वर्ष 2013 से 14 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा से संबंधित प्रतिवेदन जारी किए जा रहे हैं। जवाबदेही राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रणाली का संचालन समिति और विशेष समूह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय NHATS द्वारा किया जाता है। उद्देश्य इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर वित्तीय प्रवाह का विश्लेषण करना है। इसमें यह देखा जाता है कि धन कहाँ से आता है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। स्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रणाली SHA 2011 के आधार पर तैयार की गई है। यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूरोस्टेट द्वारा विकसित एक वैश्विक मानक है। स्वास्थ्य लेखा प्रणाली SHA 2011 इसका उद्देश्य स्वास्थ्य व्यय का मानकीकरण करना है। उपयोग सेवाएं किसे प्रदान की जाती हैं। प्रावधान सेवाएं कौन प्रदान करता है। वित्त पोषण सेवाओं का भुगतान कौन करता है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना संभव हो जाता है। NHA अनुमान के मुख्य निष्कर्ष 2021 से 22 सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय THA वर्ष 2021 से 22 में यह 3.83% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 3.31% था। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते निवेश को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2021 से 22 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 6,602 रुपये था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 4,297 रुपये था। यह प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि को दर्शाता है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय GHA का प्रतिशत वर्ष 2021 से 22 में यह 48% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 40.8% था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान स्वास्थ्य व्यय CHE का कुल स्वास्थ्य व्यय THE में प्रतिशत वर्ष 2021 से 22 में यह 87.3% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 88.5% था। यह परिचालन व्यय के अनुपात में मामूली गिरावट को दर्शाता है। अपनी जेब से किया गया व्यय OPE वर्ष 2021 से 22 में यह 39.4% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 48.8% था।
यह सकारात्मक प्रवृत्ति है और इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होने का संकेत मिलता है। सामाजिक सुरक्षा व्यय एसएचई वर्ष 2021 से 22 में यह 8.7% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 9% था। यह मामूली गिरावट दर्शाता है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसपीवाई जैसी योजनाएं शामिल हैं। निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय पीएचआई वर्ष 2021 से 22 में यह 7.4% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 5.8% था। यह निजी बीमा कवरेज में वृद्धि को दर्शाता है। बाहरी वित्त पोषण वर्ष 2021 से 22 में यह 1.1% था, जबकि वर्ष 2017 से 18 में यह 0.5% था। यह विशेष रूप से महामारी के बाद बढ़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के अनुमान 2021 से 22 भारत के स्वास्थ्य वित्तपोषण ढांचे में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देते हैं। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, अपनी जेब से किए जाने वाले खर्चों में कमी और स्वास्थ्य बीमा के दायरे में विस्तार शामिल है। इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा व्यय में कमी और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाला खर्च यह संकेत देता है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी प्राप्त करने के लिए अभी और सुधारों की आवश्यकता है। भारत में इच्छा मृत्यु यूथनेशिया इन इंडिया चर्चित मुद्दे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों में जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु को सामान्यतः दया मृत्यु भी कहा जाता है। इसका आशय ऐसे असाध्य रोगियों की पीड़ा को कम करने के लिए उनके जीवन को जानबूझकर समाप्त करने से है। इसे केवल चिकित्सकों द्वारा ही किया जाना चाहिए और यह 2 प्रकार की हो सकती है। एक सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए घातक पदार्थ या दवा दी जाती है, जैसे कि घातक इंजेक्शन। भारत में यह कानूनी नहीं है। 2 निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें जीवन रक्षक उपचार या कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। भारत में इच्छा मृत्यु का न्यायिक विकास। अरुणा शानबाग मामला 2011। एक सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता प्रदान की। 2 न्यायालय ने सीमित परिस्थितियों में लिविंग विल की अवधारणा को स्वीकार किया। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। 1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। 2. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल की कानूनी वैधता को मान्यता प्रदान की गई। 3. न्यायालय ने इसके लिए प्रक्रियात्मक ढांचा भी तैयार किया। एससी दिशा निर्देश संशोधन 2023। 1. लिविंग विल तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन की अनुमति दी गई। 3. डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों में इन दस्तावेजों को सम्मिलित करने की अनुमति दी गई। 4. उपचार वापस लेने से संबंधित निर्णयों की निगरानी के लिए प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्डों के गठन का निर्देश दिया गया। हालिया गतिविधियां। केरल के बाद कर्नाटक वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार औपचारिक रूप से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मसौदा दिशा निर्देशों के उद्देश्य। 1. घातक बीमारी की स्पष्ट पहचान करना। 2. जीवन रक्षक उपचार को वापस लेने की प्रक्रिया का मानकीकरण करना। 3. नैतिक निगरानी सुनिश्चित करना और दुरुपयोग को रोकना। मसौदा दिशा निर्देशों से संबंधित प्रमुख प्रावधान। मेडिकल बोर्डों की निगरानी। 1. प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड पीएमबी और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड एसएमबी का गठन किया जाएगा। दोनों बोर्डों में कम से कम 3 चिकित्सक शामिल होंगे। 2. उपचार वापस लेने से पहले प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड की सर्वसम्मत सहमति आवश्यक होगी, जिसे बाद में द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अस्पताल आधारित समितियां। इन समितियों का कार्य निगरानी करना, विवादों का समाधान करना और अभिलेखों का रखरखाव करना होगा। लिविंग विल अथवा अग्रिम निर्देश। 1. यह पूरी तरह सूचित सहमति पर आधारित होना चाहिए और किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। 2. किसी अभिभावक या संरक्षक को इसकी अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। 3. निर्णय लिए जाने के बाद 48 घंटे के भीतर कार्यवाही पूरी की जाएगी। नैतिक और कानूनी महत्व। 1. जीवन के अंतिम चरण से जुड़े निर्णयों में व्यक्ति की स्वायत्तता को मान्यता दी जानी चाहिए। 2. इससे अनावश्यक पीड़ा को कम करने और सम्मानजनक मृत्यु सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। 3. यह जीवन के अधिकार, चिकित्सकीय उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। इच्छा मृत्यु के प्रति भारत का दृष्टिकोण न्यायिक सतर्कता से व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सा नैतिकता की प्रगतिशील मान्यता की ओर विकसित हुआ है। हाल के दिशा निर्देशों और राज्यों द्वारा किए गए कार्यान्वयन के साथ
भारत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए अधिक मानवीय और सुव्यवस्थित व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जीवन की गरिमा और मृत्यु की गरिमा दोनों का सम्मान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 में संशोधन। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे। हाल ही में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 में महत्वपूर्ण संशोधनों को स्वीकृति दी। इन संशोधनों का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा महामारी से निपटने की तैयारी को मजबूत बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 के बारे में। उत्पत्ति। IHR 2005 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 1951 का उत्तराधिकारी है। कानूनी स्थिति। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो देशों को महामारी फैलाने में सक्षम सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के प्रबंधन के लिए अधिकार और दायित्व प्रदान करता है। सदस्यता। इसमें भारत सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 194 सदस्य देश, लिक्टेनस्टीन और होलीसी शामिल हैं। उद्देश्य। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचते हुए रोगों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, उस पर नियंत्रण करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना है। संशोधनों की आवश्यकता। एक इबोला, जीका और विशेष रूप से कोविड-19 जैसी महामारियों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, प्रतिक्रिया समय और वित्तीय तैयारी में मौजूद कमियों को उजागर किया। 2 स्वास्थ्य निगरानी, न्यायसंगत संसाधन आवंटन और समय पर हस्तक्षेप के लिए अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। अपनाए गए प्रमुख संशोधन। 1 महामारी आपातकाल की परिभाषा। महामारी को स्पष्ट रूप से एक ऐसे संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका भौगोलिक विस्तार व्यापक हो या जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ने की आशंका हो। 2 वित्तीय तंत्र का समन्वय। विकासशील देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है। 3 राज्य पक्ष समिति। एक नई समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है जो IHR के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, अनुपालन का मूल्यांकन करेगी तथा सहयोग और विवाद समाधान को बढ़ावा देगी। 4 राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण। प्रत्येक सदस्य देश को एक राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण नियुक्त करना होगा जो स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों के साथ वास्तविक समय में समन्वय स्थापित करेगा। IHR 2005 में किए गए ये संशोधन अधिक लचीली और समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों में सामने आई देरी, असमानताओं और कमियों को दूर करना है। चरक, सामुदायिक स्वास्थ्य, कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई पहल। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में सिंगरौली स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ने कोयला उत्पादक क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए चरक पहल आरंभ की है। चरक पहल के बारे में। पूरा नाम। सामुदायिक स्वास्थ्य, कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई। जानकारी। इस पहल की शुरुआत नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL सिंगरौली द्वारा की गई है। प्रकार। यह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य सिंगरौली क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। शामिल की गई बीमारियां। घातक रोग, कैंसर, अंग प्रत्यारोपण से संबंधित मामले, क्षय रोग, TB और उससे जुड़ी जटिलताएं, तंत्रिका संबंधी विकार, HIV और एड्स से संबंधित रोग, संयोजी ऊतक विकार आदि। भौगोलिक अवस्थिति। एक सिंगरौली मध्य भारत में स्थित सोनमहांदी मास्टर बेसिन के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। 2 यह क्षेत्र कोयले के विशाल भंडारों से समृद्ध है, लेकिन तीव्र औद्योगिक गतिविधियों के कारण यहां स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। महत्व। 1 यह पहल भारत के कोयला खनन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2 यह संसाधन संपन्न लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की दिशा में हो रहे परिवर्तन को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच एवं सुधार हेतु सरकारी हस्तक्षेप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा इसके लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना प्रदान करना है। यह नीति उपचार आधारित व्यवस्था के स्थान पर निवारक और प्रोत्साहन आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर बल देती है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना,
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है। यह नीति सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में समानता, सामर्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। लक्ष्य और उद्देश्य: एक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करना। 2. जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। 3. कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 तक कम करना। 4. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 23 करना। 5. मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को घटाकर 100 तक लाना। 6. नवजात मृत्यु दर (NMR) को घटाकर 16 तक करना तथा मृत जन्म दर (SBR) को एकल अंक तक लाना। 7. HIV और एड्स के लिए 90 लक्ष्य प्राप्त करना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं। क. HIV से संक्रमित 90% लोग अपनी स्थिति से परिचित हों। ख. निदान किए गए 90% लोगों को निरंतर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) उपलब्ध हो। ग. ART प्राप्त कर रहे 90% लोगों में वायरस का प्रभाव नियंत्रित हो। प्रमुख योजनाएं और पहल। आयुष्मान भारत कार्यक्रम। 1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (ABHWC). इसका उद्देश्य 1.5 लाख उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में परिवर्तित करना है। 2. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY). यह योजना 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM). 1. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) शामिल हैं। 2. इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना तथा विकेंद्रीकृत योजना और निरंतर देखभाल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत नवजात कार्य योजना (INAP). इसका लक्ष्य बेहतर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वर्ष 2030 तक एकल अंक वाले मातृ मृत्यु अनुपात और मृत जन्म दर को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY). इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य असंतुलन को दूर करना तथा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN). इसका उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा उपकर से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके एक गैर समाप्त होने वाली स्वास्थ्य निधि का निर्माण करना है। उदाहरण: इस निधि का उपयोग एम्स, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आपातकालीन स्वास्थ्य तैयारियों के लिए किया जाता है। वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE). इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धजनों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म की पहले। 1. डॉक्टर से डॉक्टर सेवाएं ई-संजीवनी (ABHWC). 2. रोगी से डॉक्टर सेवाएं ई-संजीवनी (OPD). अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY). यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के माध्यम से संचालित की जाती है और बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी की अवधि में नकद सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का महत्व। 1. बेहतर विकासात्मक परिणाम। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से उत्पादकता में वृद्धि होती है और आर्थिक हानि कम होती है। 2. रोजगार सृजन। विशेष रूप से प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। 3. समानता को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी गरीबों, महिलाओं और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय UPSC 2024। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC का विस्तार और उन्नयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक ग्रामीण जनसंख्या के 80% भाग तक पहुंचना है। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां टीकाकरण, निदान और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में सहायता करती है। उदाहरण: केरल में मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। केस स्टडी। पश्चिम बंगाल में जननी स्वास्थ्य देखभाल फाउंडेशन ने मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से मालदा जिले के 2 लाख से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान। विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। ई-संजीवनी मंच ने 100 मिलियन से अधिक परामर्शों की सुविधा प्रदान की है। तथ्य:
राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन नेटवर्क के अंतर्गत ग्रामीण भारत में 1000 से अधिक टेलीमेडिसिन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण। आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, संसाधन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वे टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तथ्य: आशा कार्यकर्ता भारत के 10 लाख से अधिक गांवों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रही है, जिससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी). स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण: आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा और उपचार सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों का सहयोग लिया जा रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे जलजनित रोगों में लगभग 30% की कमी आई। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कल्याणकारी राज्य की आधारशिला मानी जाती है। ये सभी लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है और स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करती है। केरल का स्वास्थ्य मॉडल, तमिलनाडु के अम्मा क्लिनिक और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन पहलों के कारण रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय में कमी संभव हो सकी है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं शिशु मृत्यु दर को कम करने, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करने में भी सहायक रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाकर सामाजिक समानता और समावेशी विकास को भी प्रोत्साहित करती है। स्वास्थ्य से संबंधित हालिया मुद्दे। भारत के निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 करोड़ भारतीय, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र और स्वरोजगार से जुड़े लोग, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। ये लोग सरकारी योजनाओं और निजी बीमा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं, जिसके कारण उन्हें उपचार पर अपनी जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ता है। प्रमुख सुझाव: 1. जनस्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए तथा स्वैच्छिक बीमा के लिए एक बड़ा और विविध जोखिम पूल तैयार किया जाना चाहिए। 2. निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती और मानकीकृत बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जैसे कि आरोग्य संजीवनी योजना, PMJAY जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए भुगतान करने में असमर्थ लोगों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार असुरक्षित आबादी के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने हेतु एक चरणबद्ध और संयुक्त मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है। भारत में स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार इस बात की गारंटी देता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, चाहे उसकी आय या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई। हालांकि सरकारी प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में वर्तमान चुनौतियां: 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 2.1% है, जबकि वैश्विक औसत 5.6% है। 2. बुनियादी ढांचा कमजोर है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 1.4 अस्पताल बिस्तर उपलब्ध है और अधिकांश सुविधाएं शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। 3. लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं और वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4. उच्च रोगभार और सीमित संसाधनों के कारण किफायती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है। आगे की राह। 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंचाना चाहिए। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर 80 से 90% स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। 3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए थाईलैंड के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मॉडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सीख ली जा सकती है। भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा। समाचारों में रहे चर्चित मुद्दे। कोलकाता के R.D. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक स्नातकोत्तर चिकित्सक की दुखद हत्या ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सामने ला दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों और समग्र कल्याण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल (NTF) का गठन किया। हालिया घटनाक्रम। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित व्यापक सुझाव तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा विचार किए गए प्रमुख विषय: 1. चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। 2. अस्पतालों की सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना।
3 स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाना। 4 राज्यों में लागू नीतियों की समीक्षा करना। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर कौन है? राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग NCAHP अधिनियम 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों में निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वैज्ञानिक, चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी शामिल होते हैं। एक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था राज्य सूची के विषय है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। 2 निजी क्षेत्र, विशेष रूप से माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं में, विशेषकर महानगरों तथा श्रेणी 1 और श्रेणी -2 शहरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक परिदृश्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित स्थितियां सामने आई है। 8% से 38% स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल पर शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जबकि इससे भी अधिक लोगों को मानसिक आक्रामकता का सामना करना पड़ता है। 2 अधिकांश मामलों में हिंसा रोगियों या उनके परिजनों द्वारा की जाती है। 3 संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अक्सर सामाजिक या राजनीतिक हिंसा का लक्ष्य बन जाती है। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित प्रमुख पहल। केंद्रीय स्तर पर एक महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। 2 स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम विधेयक 2022 के अंतर्गत चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। 3 पौष अधिनियम 2013 के माध्यम से अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसे कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तर पर एक कर्नाटक चिकित्सा पंजीकरण और कुछ अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2024 लागू किया गया है। 2 केरल स्वास्थ्य सेवा व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवा संस्थान हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया है। चार्ट में उल्लिखित 10 मुख्य अधिकार। इस चार्ट में रोगियों के 10 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना और रोगियों के कल्याण की रक्षा करना है। एक समय पर प्रभावी और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार। 2 योग्य और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों से उपचार प्राप्त करने का अधिकार। 3 सुरक्षित और संरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार। 4 स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच और सूचित निर्णय लेने का अधिकार। 5 शिकायत दर्ज कराने और उसके समाधान का अधिकार। 6 सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अधिकार। 7 सुरक्षित चिकित्सीय उत्पादों तक पहुंच और उनके तर्कसंगत उपयोग का अधिकार। 8 गोपनीयता, सम्मान और गरिमा का अधिकार। 9 व्यक्तिगत चिकित्सा अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार। 10 उपचार प्रक्रिया में रोगियों और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी का अधिकार। रोगी सुरक्षा क्या है? रोगी सुरक्षा का अर्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय होने वाली त्रुटियों और उनसे होने वाले नुकसान को रोकना है। यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत बनाता है। मरीजों को होने वाली समस्याओं के कारण। सामान्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1 दवाओं और शल्य चिकित्सा से संबंधित त्रुटियां। 2 रोग के निदान में देरी या संस्थागत कमियां। 3 स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित संक्रमण। 4 रोग की जटिलताएं, चोटें अथवा मृत्यु। इन समस्याओं का कारण केवल व्यक्तिगत त्रुटियां नहीं होती, बल्कि कई बार संस्थागत कमजोरियां, तकनीकी सीमाएं और मानवीय कारक भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। चार्टर क्यों आवश्यक है? नुकसान का पैमाना। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के अनुसार लगभग प्रत्येक 10 में से 1 रोगी को उपचार के दौरान किसी न किसी प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ता है। असुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रोकी जा सकने वाली मौतें होती हैं। लागत और दक्षता। रोगी सुरक्षा में निवेश करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। 1 स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। 2 स्वास्थ्य प्रणाली पर आर्थिक बोझ कम होता है। 3 चिकित्सा संस्थानों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां। 1 वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण से पता चला कि केवल 13% देशों के प्रमुख अस्पतालों के बोर्ड में रोगी प्रतिनिधि शामिल थे। 2 वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021 से 2030 के कार्यान्वयन में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अनेक असमानताएं देखी गई है। सतत विकास लक्ष्य से संबंध। सतत विकास लक्ष्य SDG 3 के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रोगी सुरक्षा को अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह चार्टर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मानवीय, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। विशेषताएं। एक, प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। 2, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के सुरक्षित भंडारण और प्रबंधन में सहायता मिलती है। 3, दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य मंचों को प्रोत्साहित किया जाता है। 4, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्वास्थ्य आंकड़ों के एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। 5, डिजिटल मंचों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाया जाता है। 6, इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है। चित्र 6.2 आयुष्मान भारत योजना। चित्र में दी गई विशेषताएं। 1, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद तक उपचार का लाभ प्रदान किया जाता है। 2, चिकित्सा उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 3, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। 4, परिवार के आकार, आयु और लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। 5, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले ही दिन से शामिल किया जाता है। 6, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध होती है। 7, लगभग 1393 प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। चुनौतियां और चिंताएं। 1, डिजिटल विभाजन। डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण दूरदराज, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लोग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह सकते हैं। 2, गोपनीयता और डेटा उल्लंघन से जुड़ी चिंताएं। व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की अनुपस्थिति के कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई है। 3, मांग और कौशल के बीच अंतर। पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में इसकी उपलब्धता सीमित है। 4, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल डेटा का विखंडन। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़ों में समन्वय और एकरूपता का अभाव पाया जाता है। 5, विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विकसित प्रणालियों के बीच अंतर संचालन क्षमता की समस्या। आगे की राह। 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना आवश्यक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसके साथ अन्य कमियों को दूर करना भी आवश्यक है। 2, चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। क, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। ख, विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की संरचना को मानकीकृत किया जाना चाहिए। वाश कार्यक्रम, वॉश प्रोग्राम। वाश कार्यक्रम का संबंध जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य से है। इसका उद्देश्य स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना तथा विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य। 1, जल की उपलब्धता। पाइपलाइनों, कुओं और जल शोधन संयंत्रों जैसे बुनियादी ढांचों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। 2, स्वच्छता। खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने तथा शौचालयों और सीवर प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देना। 3, स्वच्छता संबंधी व्यवहार। हाथ धोने जैसी अच्छी आदतों और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। 4, सामुदायिक सहभागिता। वाश कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। 5, स्वास्थ्य लाभ। स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता के माध्यम से डायरिया, हैजा और पेचिश जैसी जलजनित बीमारियों को कम करना। मुख्य उदाहरण। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) वाश कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य तथ्य। 1, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना है। आशा कार्यकर्ता। आशा, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत कार्य करने वाली महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। सामान्यतः इनकी आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होती है। इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भारत में लगभग 10.4 लाख आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान की सराहना की है। मुख्य भूमिकाएं।
एक समुदाय और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करना। 2 संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। 3 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सहायता प्रदान करना तथा स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाना। 4 पोषण, घरेलू उपचार और टेलीमेडिसिन सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना। विद्यमान चुनौतियां। 1 सुरक्षात्मक उपकरणों, प्रशिक्षण और उपचार सहायता की कमी। 2 सामाजिक कलंक, हिंसा और संक्रमण के जोखिम का सामना करना। 3 नियमित वेतन के अभाव में प्रोत्साहन आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भर रहना। 4 कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए सीमित कानूनी और संस्थागत सुरक्षा प्राप्त होना। सुधार हेतु सुझाव। 1 आशा कार्यकर्ताओं को औपचारिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें बेहतर वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। 2 स्पष्ट दिशा निर्देशों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 3 लिंग, जाति और आय से जुड़ी असमानताओं को दूर करने के लिए संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। 4 कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यौन उत्पीड़न से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए। 5 बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पोषण और आजीविका कार्यक्रमों के साथ इनका समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। चुनौतियां और चिंताएं। 1 डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन के कारण दूरदराज, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लोग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह सकते हैं। 2 गोपनीयता और डेटा उल्लंघन से संबंधित चिंताएं। व्यापक डेटा संरक्षण कानून के अभाव में व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई है। 3 मांग और कौशल के बीच अंतर। पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में इसकी उपलब्धता सीमित है। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आंकड़ों की कमी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आंकड़ों में पर्याप्त समन्वय और एकरूपता नहीं है। 5 अंतर संचालन क्षमता की समस्या। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विकसित डिजिटल प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। आगे की राह। 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कमियों को दूर करना भी आवश्यक है। 2 चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए सुझाव। क व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए। ख राज्य विशिष्ट व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) की संरचना को पूरे देश में मानकीकृत किया जाना चाहिए। इन लिंग, जाति और आय से जुड़ी असमानताओं को दूर करने के लिए संस्थागत सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 4 स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जोखिमों और कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। 5 बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पोषण और आजीविका कार्यक्रमों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) UPSC 2015। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। इनमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल जैसी सेवाएं शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार UHC समानता, पहुंच और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.8 के अंतर्गत भी इसे एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा जाता है, जबकि अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने का दायित्व प्रदान करता है। नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बावजूद विद्यमान चुनौतियां। 1 कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 2.1% व्यय करता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5% व्यय की अनुशंसा की गई है। 2 अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय (OPE). स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले लगभग 70% खर्च का वहन सीधे रोगियों द्वारा किया जाता है, जिससे अनेक परिवार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। 3 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता। लगभग 70% स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 4 स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात वैश्विक मानकों की तुलना में कम है। विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। 5 बीमा कवरेज की कमी। देश की लगभग 41% जनसंख्या ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत आती है। 6 गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। देश के केवल 10% से भी कम निजी अस्पतालों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH) से मान्यता प्राप्त है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दर्शाता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें। 1 आयुष्मान भारत। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC) तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) शामिल हैं,
जो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 2. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना को सभी स्तरों पर मजबूत बनाना है। 3. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य बेहतर अभिलेख प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण करना है। आगे की राह। 1. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंचाया जाना चाहिए। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना। रोगों की रोकथाम, टीकाकरण और स्वच्छता संबंधी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 3. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 4. बीमा कवरेज का विस्तार। विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र और असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। भारत की गिरती प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या है? कुल प्रजनन दर TFR से आशय किसी महिला द्वारा अपने प्रजननकाल 15 से 49 वर्ष की आयु में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या से है। यह मान लिया जाता है कि महिला अपने पूरे प्रजनन काल तक जीवित रहती है। 2.1 की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या बिना किसी वृद्धि या कमी के स्थिर बनी रहती है। भारत की प्रजनन प्रवृत्तियों पर लैंसेट 2021 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। 1. प्रजनन क्षमता में भारी गिरावट। भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 1950 के दशक के 6.18 से घटकर वर्ष 2021 में 1.9 तक पहुंच गई है। यह दर प्रतिस्थापन स्तर से भी नीचे चली गई है। अनुमान है कि वर्ष 2100 तक यह और घटकर 1.04 हो जाएगी। 2. क्षेत्रीय असमानताएं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में उत्तरी राज्यों की तुलना में पहले ही प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2036 तक केरल में वृद्ध जनसंख्या की संख्या बाल जनसंख्या 23% से अधिक होने की संभावना है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर के कारण बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों की ओर प्रवास कर रहे हैं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इनकी संख्या 60 लाख तक पहुंच सकती है, जो केरल की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां भाग होगी। 3. प्रजनन दर में गिरावट के कारण। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विस्तार के साथ साथ महिला साक्षरता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। विलंबित विवाह, विलंबित मातृत्व और छोटे परिवारों की प्रवृत्ति ने भी इसमें योगदान दिया है। गर्भपात की स्वीकृति तथा शिक्षा और रोजगार के लिए युवाओं के प्रवास ने भी प्रजनन दर को कम करने में भूमिका निभाई है। चित्र 6.3 भारत में प्रजनन। चित्र में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कुल प्रजनन दर की तुलना प्रस्तुत की गई है। 1. मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। 2. हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों में भी समय के साथ प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। 3. वर्ष 2019 में विभिन्न समुदायों की कुल प्रजनन दर निम्नलिखित थी। मुस्लिम समुदाय 2.4, हिंदू समुदाय 1.94, ईसाई समुदाय 1.88, बौद्ध समुदाय 1.6, सिख समुदाय 1.61, जैन समुदाय 1.4। प्रजनन दर में गिरावट के परिणाम। 1. वृद्ध होती जनसंख्या। कम जन्म दर और बढ़ती आयु के कारण भारत में वृद्ध लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 149 मिलियन लोग, अर्थात कुल जनसंख्या का 10.5% भाग 60 वर्ष से अधिक आयु का है। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 347 मिलियन, अर्थात कुल जनसंख्या का 20.8% होने की संभावना है। 2. आर्थिक तनाव। युवा श्रमिकों की संख्या में कमी और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है। बढ़ती पेंशन लागत और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं के कारण सार्वजनिक वित्त पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारत को इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए उच्च आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करना होगा। 3. श्रम बाजार पर प्रभाव। प्रजनन क्षमता में कमी के कारण श्रमिकों की संख्या घट सकती है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। यदि भारत वृद्ध होती जनसंख्या के साथ आर्थिक विकास की गति बनाए रखने में असफल रहता है, तो वह मध्यम आय के जाल में फंस सकता है। कम प्रजनन क्षमता पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं। 1. जर्मनी। यहाँ लचीले श्रम कानून, उदार पितृत्व अवकाश और बाल देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 2. डेनमार्क। 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए राज्य की ओर से वित्त पोषित IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की सुविधा दी गई है। 3. दक्षिण कोरिया। बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन और बोनस प्रदान किए गए हैं। चित्र 6.4 विश्व भर में कुल प्रजनन दर की स्थिति। वर्ष 2050 में अनुमानित कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की संख्या
वे देश जहां कुल प्रजनन दर सबसे अधिक है: 1 चाड, पश्चिम और मध्य अफ्रीका 5.15, 2 सोमालिया, पूर्वी अफ्रीका 4.81, 3 माली, पश्चिम अफ्रीका 4.52, 4 दक्षिण सूडान, पूर्वी अफ्रीका 4.21, 5 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 4.16। वे देश जहां कुल प्रजनन दर सबसे कम है: 1 दक्षिण कोरिया, पूर्वी एशिया 0.72, 2 प्यूर्टो रिको, कैरेबियन 0.82, 3 ताइवान, पूर्वी एशिया 0.84, 4 सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया 0.90, 5 यूक्रेन, पूर्वी यूरोप 1.01। भारत की स्थिति: 1 वर्ष 1950 में कुल प्रजनन दर 6.18 थी, 2 वर्ष 1980 में कुल प्रजनन दर 4.60 थी, 3 वर्ष 2021 में कुल प्रजनन दर 1.91 थी, 4 वर्ष 2050 में कुल प्रजनन दर 1.29 होने का अनुमान है, 5 वर्ष 2100 में कुल प्रजनन दर 1.04 होने का अनुमान है। भारत के लिए आगे की राह: नीतिगत सुधार: कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार समर्थक श्रम नीतियां, कर लाभ और बाल देखभाल सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। क बच्चों के पालन पोषण को अधिक किफायती बनाया जाना चाहिए। अनुमान है कि एक बच्चे के पालन पोषण पर 30 लाख रुपए से लेकर 1.2 करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। ख वैज्ञानिक और वित्तीय क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान: क सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और प्रसव पूर्व आय सहायता जैसी योजनाओं को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। ख तेलंगाना के गर्भलक्ष्मी कार्यक्रम जैसे सफल राज्य स्तरीय मॉडलों को अपनाया जाना चाहिए। प्रजनन सहायता: बांझपन के उपचार के लिए किफायती IVF सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पितृत्व और मातृत्व अवकाश की निरंतरता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में, भारत को अपनी प्रजनन प्रवृत्तियों और नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा ताकि परिवारों को सहायता मिल सके, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और वृद्ध जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सके। स्वास्थ्य समानता की अवधारणा और भारत में इसकी स्थिति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य समानता तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने स्वास्थ्य के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो। भारत में स्वास्थ्य असमानता के आयाम: 1 भौगोलिक असमानता: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में व्यापक अंतर पाया जाता है। 2 सामाजिक असमानता: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों को अपेक्षाकृत खराब स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है। 3 आर्थिक असमानता: उच्च आय वाले परिवारों की तुलना में निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4 लैंगिक असमानता: विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रजनन स्वास्थ्य तथा सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 5 अवसंरचनात्मक असमानता: अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का असमान वितरण दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करता है। 6 तकनीकी असमानता: डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और टेलीमेडिसिन सुविधाओं तक पहुंच में असमानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। ये सभी असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, जिसके कारण समाज के कमजोर वर्गों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में स्वास्थ्य समानता के समक्ष प्रमुख चुनौतियां: 1 स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में शहरी और ग्रामीण असमानताएं। 2 शहरी भारत में 75% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कार्यरत है। 3 ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भारी कमी है। 4 प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC अपनी क्षमता से अधिक लगभग 36,049 व्यक्तियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या वर्ष 2021 में 31,716 से घटकर वर्ष 2022 में 30,640 हो गई, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। 6 हाशिए पर रहने वाले समुदायों में असमानता: 7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC और ST में शिशु मृत्यु दर अधिक है और टीकाकरण कवरेज कम है। 8 जनजातीय समुदायों को बौनापन, दुर्बलता, एनीमिया और विटामिन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 9 जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। 10 खराब स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण ये समुदाय संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बने हुए हैं। 11 लिंग आधारित स्वास्थ्य असमानताएं: 12 महिलाओं,
विशेष रूप से वंचित वर्गों से संबंधित महिलाओं को मातृ एवं प्रजन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच मिलती है। 13 महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 NFHS-4 के 53.1% से बढ़कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 NFHS-5 में 57% हो गई है। 14-15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं के बीच एनीमिया की दर में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। 15 उच्च आउट पॉकेट व्यय OPE। 16 स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के कारण प्रतिवर्ष लगभग 39 मिलियन लोग गरीबी की ओर धकेल दिए जाते हैं। 17 देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय का 75% से अधिक हिस्सा सीधे लोगों द्वारा वहन किया जाता है। 18 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में औसत आउट पॉकेट व्यय 2,916 रुपये है। 19 लगभग 40 करोड़ लोग, जिन्हें लापता मध्यम वर्ग कहा जाता है, पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा से वंचित है। स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने से संबंधित रणनीतियाँ। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। 2 श्रीनाथ रेड्डी समिति 2010 की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इसके अनुसार स्वास्थ्य बजट का कम से कम 70% हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया जाना चाहिए। 3 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सबसे प्रभावी और कम लागत वाला मॉडल है। 4 तेलंगाना के बस्ती दवाखाना और केरल के आरोग्य केंद्र जैसे सफल मॉडलों को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। 5 स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार। 6 आउट पॉकेट व्यय को कम करने के लिए समावेशी बीमा मॉडल विकसित किए जाने चाहिए। 7 ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। 8 आरोग्य संजीवनी जैसी मानकीकृत बीमा योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 9 स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग। 10 एक MBBS चिकित्सक, फार्मासिस्ट और ANM की सहायता से डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। 11 जन औषधि योजना को ई-फार्मेसी सेवाओं जैसे ई-संजीवनी और टेलीमेडिसिन सेवाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 12 निदान, दूरस्थ परामर्श और स्वास्थ्य निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, टेलीमेडिसिन और ड्रोन जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। 13 आधुनिक उपकरणों और सेवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। भारत का डिजिटल स्वास्थ्य परिदृश्य। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसी कारण विश्व आर्थिक मंच ने भारत को डिजिटल स्वास्थ्य में पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता दी है। इसका कारण यह है कि भारत ने बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले और कम लागत वाले डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल विकसित किए हैं। डिजिटल स्वास्थ्य का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण करना नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और दक्षता में व्यापक सुधार करना भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग से जुड़े ज्ञान और व्यवहार शामिल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड EHR, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, पहनने योग्य उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, बिग डेटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स IoMT जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली में डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, ई-फार्मेसी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई-संजीवनी और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य मंच शामिल हैं। इन पहलों में AI आधारित निदान, क्लाउड कंप्यूटिंग और चिकित्सा प्रक्रियाओं में AR और VR जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। इनका उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का एक समग्र ढांचा तैयार करना है। भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अंतर संचालनीयता और मानकीकरण। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM व्यक्तियों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या उपलब्ध कराकर तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के बीच निर्बाध आंकड़ा विनिमय को बढ़ावा देकर एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करना चाहता है। कोविन मंच ने 2 बिलियन से अधिक कोविड-19 टीकों के प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है। यह बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल और ई-अस्पताल प्रणाली जैसी अन्य पहले भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य रणनीति में सरकारी संस्थानों और निजी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री HFR और स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री HPR जैसी व्यवस्थाएं निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित की गई है। इससे वास्तविक समय में आंकड़ों का एकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। वंचित समुदायों तक पहुंच बढ़ाना। ई-संजीवनी मंच ने 100 मिलियन से अधिक ई-परामर्श उपलब्ध कराए हैं। इससे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।
डिजिटल माध्यमों से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है। वैश्विक महत्व और नेतृत्व। कोविन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कम लागत वाले और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले मंच निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए आदर्श मॉडल बन गए हैं। इससे डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित होती है। भारत में प्रमुख डिजिटल स्वास्थ्य पहल। सेहत टेलीमेडिसिन के माध्यम से ई स्वास्थ्य सहायता सेवा। यह सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक टेलीमेडिसिन मंच है। 2. इसका उद्देश्य दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया गया है। 2. यह स्वास्थ्य आंकड़ों की निर्बाध पहुंच और अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA संख्या उपलब्ध कराता है। आरोग्य सेतु। इस मंच की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क अनुरेखण के उद्देश्य से की गई थी। 2. बाद में इसे एक व्यापक मोबाइल आधारित स्वास्थ्य मंच के रूप में विकसित किया गया, जो लक्षणों, निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं और टीकाकरण की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ई-संजीवनी। यह एक प्रमुख भारतीय टेलीमेडिसिन पहल है, जो डॉक्टर से डॉक्टर और डॉक्टर से रोगी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। 2. इसने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविड-19 टीकाकरण के प्रबंधन के लिए डिजिटल मंच उपलब्ध कराया गया। 2. इसके माध्यम से वास्तविक समय पर पंजीकरण, अपॉइंटमेंट, प्रमाणपत्र निर्माण और भंडारण प्रबंधन संभव हुआ। 3. डिजिटल टीकाकरण प्रबंधन के क्षेत्र में यह एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियां। डिजिटल विभाजन और अवसंरचना की कमी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल सुविधाओं की असमानता डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार भारत के लगभग 30% स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह समस्या विशेष रूप से आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम। मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था के अभाव और बार बार होने वाले साइबर हमलों ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। वर्ष 2022 में हुए एम्स रैनसमवेयर हमले से 4 करोड़ से अधिक रोगियों के आंकड़े प्रभावित हुए थे। इस घटना ने स्वास्थ्य क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया। विखंडन और मानकीकरण का अभाव। एक समान मानकों के अभाव में विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे HMIS और PMJAY के बीच समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। इससे आंकड़ों के आदान प्रदान और सेवाओं की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एल्गोरिदम से संबंधित पूर्वाग्रह और नैतिक चिंताएं। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को पक्षपातपूर्ण आंकड़ों के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो वे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी एक गंभीर समस्या है। डिजिटल स्वास्थ्य के वादे को पूरा करने के लिए भारत की बहुआयामी रणनीति। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट और 5G सेवाओं जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए व्यापक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। रोगियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत डेटा संरक्षण कानून और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाने चाहिए। डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता में निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए। भारत में मोटापा एक बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती। भारत वर्तमान समय में एक विशेष प्रकार के पोषण संबंधी परिवर्तन का सामना कर रहा है। एक ओर कुपोषण की समस्या बनी हुई है और दूसरी ओर मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य व्यवस्था पर दोहरा बोझ उत्पन्न हो गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक मोटापाग्रस्त देश बन गया है। देश में 100 मिलियन से अधिक वयस्क और 14.4 मिलियन से अधिक बच्चे मोटापे से प्रभावित हैं। पहले मोटापे को केवल शहरी समस्या माना जाता था, लेकिन अब यह ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैल चुका है और आयु, लिंग तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है। चित्र 6.5 भारत में मोटापे की प्रवृत्ति। भारत पुरुष 1990 में 1.1 मिलियन और 2022 में 5.2 मिलियन। महिलाएं 1990 में 2.4 मिलियन और 2022 में 26 मिलियन। लड़के 1990 में 0.2 मिलियन और 2022 में 4.4 मिलियन। लड़कियां 1990 में 0.2 मिलियन और 2022 में 7.3 मिलियन। विश्व पुरुष
1990 में 67 मिलियन और 2022 में 374 मिलियन। महिलाएं 1990 में 128 मिलियन और 2022 में 504 मिलियन। लड़के और लड़कियां 1990 में 31 मिलियन और 2022 में 160 मिलियन। परिमाण की प्रवृत्ति। एक व्यापकता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो NNMB के अध्ययन 2017 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर मोटापे की व्यापकता 40.3% है। 2 लिंग और आयु आधारित असमानता। पुरुषों 38.67% की तुलना में महिलाओं 41.88% में मोटापा अधिक पाया गया है। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसकी दर 45.81% है। 3 शहरी और ग्रामीण अंतर। शहरी क्षेत्रों में मोटापे की व्यापकता 44.17% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 36.08% है। इसका कारण निष्क्रिय जीवन शैली और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक उपयोग है। 4 बच्चों में बढ़ता मोटापा। 5 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 10 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। यह एक गंभीर जनसांख्यिकीय समस्या का संकेत देता है। मोटापे के निर्धारक। मोटापा पर्यावरणीय और गैर पर्यावरणीय कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। 1 पर्यावरणीय कारक। शारीरिक निष्क्रियता। निष्क्रिय व्यक्तियों में मोटापे की संभावना 3.83 गुना अधिक होती है। आहार संबंधी आदतें। अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों तथा प्रसंस्कृत भोजन के बढ़ते उपयोग से मोटापे का जोखिम बढ़ गया है। निष्क्रिय जीवन शैली। तेजी से हो रहे शहरीकरण, स्क्रीन के बढ़ते उपयोग और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव। महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण शारीरिक गतिविधियां कम हो गईं, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ गया। 2 गैर पर्यावरणीय कारक। आयु। कम चयापचय, मेटाबॉलिज्म के कारण वृद्ध लोगों में मोटापे का खतरा अधिक रहता है। लिंग। महिलाओं में यह समस्या अधिक देखी जाती है, जो हार्मोन संबंधी और सामाजिक कारणों से जुड़ी हुई है। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च शिक्षा और आय स्तर वाले लोगों में मोटापे की दर अधिक है। कॉलेज शिक्षित लोगों में यह दर 44.6% है, जबकि अशिक्षित लोगों में यह 38% है। शारीरिक आयाम। मोटापे के केंद्रीय उदाहरण। सेब के आकार का मोटापा, जिसमें वसा पेट के आसपास जमा होती है, नाशपाती के आकार के मोटापे की तुलना में अधिक खतरनाक माना जाता है। भारत में पेट के आसपास होने वाला मोटापा अधिक पाया जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं 40% और पुरुषों 12% में देखा जाता है। इससे टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। बच्चों में मोटापे की समस्या। एक बढ़ती महामारी। बच्चों में मोटापे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1 असंतुलित भोजन। 2 कम शारीरिक गतिविधियां। 3 कम आत्मसम्मान और अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं। 4 मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रारंभिक अवस्था। बढ़ते बोझ के बावजूद भारत में मोटापे को नियंत्रित करने के लिए किसी समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभाव है। इसके बावजूद निम्नलिखित प्रयास जारी हैं। मौजूदा उपाय। 1 फिट इंडिया आंदोलन और पोषण अभियान स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे रहे हैं। 2 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM स्वास्थ्य निगरानी और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में सहायता करता है। आगे की राह। 1 स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी नियोजन और खाद्य विनियमन को एकीकृत करने वाले बहुक्षेत्रीय और नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 2 स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए पोषण शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 3 स्कूलों और कार्यस्थलों में नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 4 सक्रिय परिवहन तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के विकास के लिए शहरी नियोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 5 बच्चों और किशोरों के लिए प्रारंभिक जांच और हस्तक्षेप कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 6 चीनी युक्त पेय पदार्थों और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जाना चाहिए। इसके उदाहरण के रूप में मेक्सिको और यूनाइटेड किंगडम द्वारा लगाए गए चीनी कर का उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष। भारत में मोटापा दोहरी चुनौती के रूप में उभर रहा है। एक ओर कुपोषण की समस्या मौजूद है और दूसरी ओर मोटापे की बढ़ती समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। यह समस्या अब केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो गैरसंचारी रोगों NCD में वृद्धि होगी, आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होगी और राष्ट्रीय विकास की गति धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल आरंभ। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। विकासकर्ता
इस पोर्टल का विकास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा किया गया है। अधिनियम: इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 31 के अंतर्गत विकसित किया गया है। उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत में पंजीकृत सभी एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करना है। मुख्य विशेषताएं: 1. इस पोर्टल को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। 2. डॉक्टरों को ऑनलाइन और स्वचालित पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। 3. इसकी पहुंच सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राज्य चिकित्सा परिषदों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा चिकित्सा संस्थानों तक है। 4. इसकी सहायता से नई योग्यताओं को जोड़ना, लाइसेंस प्रबंधन करना, आवेदन की स्थिति की निगरानी करना, डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करना और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पहचान पत्र उपलब्ध कराना संभव है। पोषण: पोषण मानव विकास की आधारशिला है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। भारत में दशकों से किए गए नीतिगत प्रयासों के बावजूद कुपोषण अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कुपोषण का दुष्प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर अधिक पड़ता है। देश की लगभग 40% से अधिक जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है तथा आर्थिक क्षमता और राष्ट्रीय विकास भी बाधित होता है। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रगति और चुनौतियां: बेहतर समन्वय और सेवा वितरण के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किए गए पोषण अभियान में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -4 2015 से 16 के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2022 से 23 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके अंतर्गत बच्चों में बौनापन और कम वजन की समस्या में 25% की कमी लाने तथा बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या में क्रमशः 43% और 38% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 2019 से 21 से मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। 1. बौनापन 38% से घटकर 36% हो गया है, लेकिन यह अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। 2. कम वजन वाले बच्चों का अनुपात मामूली रूप से घटकर 32.1% हो गया है, लेकिन यह अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। 3. 6 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया की दर बढ़कर 67.1% हो गई है। 4. 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़कर 57% हो गई है, जो आयरन की कमी और असंतुलित आहार की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में मोटापा और गैरसंचारी रोगों की बढ़ती समस्या कुपोषण के दोहरे बोझ को और अधिक बढ़ा रही है। आगे की राह: इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। 1. नीतिगत लचीलापन और प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं तैयार करने और नियमित मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 2. अभिनव और स्थानीय स्तर की पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समुदाय आधारित मंचों के माध्यम से जिला और ग्राम स्तर पर पोषण कार्यक्रमों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। 3. जीवन के पहले 1000 दिनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत गृह भ्रमण, जन्मांतराल, टीकाकरण और पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन और निगरानी: धोखाधड़ी, प्रशासनिक अक्षमताओं और लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत सुधारों और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल एकीकरण और बुनियादी ढांचा: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ विभिन्न योजनाओं का एकीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY) का अवलोकन: वर्ष 2018 में आरंभ की गई आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। यह 2 प्रमुख घटकों के माध्यम से संचालित होती है। 1. स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC). इन केंद्रों का उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास संबंधी और उपशामक सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। 2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY). यह एक वित्तीय सुरक्षा योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसका लक्ष्य लगभग 10 करोड़ कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाना है। मुख्य विशेषताएं: 1. योजना में लगभग सभी द्वितीयक और अधिकांश तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। 2. परिवार के आकार, आयु और लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। 3. पहले से मौजूद बीमारियों को भी योजना के आरंभ से ही शामिल किया गया है। 4. देश भर में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से बिना नकद भुगतान के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पूरक पहल: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM). इसका उद्देश्य स्वास्थ्य अभिलेखों की उपलब्धता,
स्थानांतरण और अंतर संचालनीयता को सक्षम करने के लिए एक समेकित डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM इसे जमीनी स्तर पर समेकित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शासन के लिए प्राथमिकताएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने भारत की स्वास्थ्य नीति व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयुष्मान भारत योजना के बावजूद संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें क्षेत्रीय असमानताएं, दावा निपटान प्रक्रिया में देरी तथा लाभार्थियों के बीच सीमित जागरूकता जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा न्यूनतम आहार विविधता MDD के लिए नया सतत विकास लक्ष्य संकेतक अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने हाल ही में न्यूनतम आहार विविधता MDD को एक नए संकेतक के रूप में स्वीकार किया है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य SDG की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। वर्तमान में लगभग 250 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह पहल पोषण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत संकेतक प्रदान करती है। इसका विशेष संबंध सतत विकास लक्ष्य -2 अर्थात शून्य भूख से है। न्यूनतम आहार विविधता MDD की अवधारणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किसी व्यक्ति को न्यूनतम आहार विविधता तभी प्राप्त मानी जाती है जब उसके आहार में निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से कम 5 समूह शामिल हों। 1 स्तन का दूध, 2 अनाज, जड़ें और कंद, 3 फलियां और मेवे, 4 दुग्ध उत्पाद, 5 मांस से बने खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, मुर्गी और यकृत, 6 अंडे, 7 विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां, 8 अन्य फल और सब्जियां। यह संकेतक आहार की गुणवत्ता तथा विशेष रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। MDD संकेतक का महत्व। 1 उन्नत पोषण निगरानी। यह संकेतक प्रजनन आयु की महिलाओं MDDW तथा 6 से 23 महीने की आयु के बच्चों MDDC के बीच आहार विविधता का आकलन करने में सहायता करता है। ये दोनों समूह कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। 2 सतत विकास लक्ष्य -2 की प्राप्ति। यह संकेतक भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है। इससे सतत विकास लक्ष्य 2.1 भूख की समाप्ति और लक्ष्य 2.2 कुपोषण के सभी रूपों का अंत को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। निगरानी को मजबूत बनाना। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय आधारित डिजिटल निगरानी प्रणालियों और नियमित मूल्यांकन तंत्रों को लागू करना आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी। व्यवहार परिवर्तन अभियानों में स्थानीय नेताओं, विद्यालयों और परिवारों को शामिल करके पोषण को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। एनीमिया नियंत्रण। विद्यालयों, घरों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच और उपचार आधारित मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही आयरन और फोलिक अम्ल से भरपूर आहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत में पोषण संकट। हाल ही में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन ने भारत में पोषण की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। अध्ययन के अनुसार भारत में 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक संख्या में भोजन वंचित बच्चे पाए गए हैं। इन बच्चों की संख्या लगभग 6.7 मिलियन है। भोजन वंचित शब्द का प्रयोग 6 से 23 महीने की आयु के उन बच्चों के लिए किया गया है जिन्हें पूरे दिन पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। जामा नेटवर्क प्रकाशित इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में पोषण संकट केवल बना ही नहीं हुआ है, बल्कि समय के साथ और अधिक गंभीर होता रहा है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। 1. प्रोटीन की कमी। भारत में 6 से 23 महीने की आयु के 80% से अधिक बच्चों को प्रतिदिन पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। 2. दूध और दुग्ध उत्पादों की कमी। इस आयु वर्ग के लगभग 60% बच्चे किसी भी प्रकार के दूध या दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं। 3. वैश्विक भूख सूचकांक 2024। भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा है, जो बाल कुपोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। 4. बौनापन। 19.3% की दर के साथ भारत बौनापन की समस्या से प्रभावित देशों में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। 5. एनीमिया। भारत में 57% महिलाएं और 25% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 35% बच्चों का शारीरिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है। मूल कारण। कृषि प्राथमिकताएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था में चावल और गेहूं जैसी फसलों पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण बाजरा और दालों जैसी पौष्टिक फसलों की उपेक्षा हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम व्यय।
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3% व्यय किए जाने के कारण पोषण संबंधी सेवाओं का विस्तार पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय असमानताएं। पंजाब जैसे राज्यों में हरित क्रांति के कारण बेहतर स्थिति दिखाई देती है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। स्वच्छता की कमी। खराब स्वच्छता के कारण बच्चों में संक्रमण और पोषक तत्वों के अवशोषण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। सामाजिक और आर्थिक कारक। कम आयु में विवाह, खराब मातृ स्वास्थ्य और अपर्याप्त स्तनपान जैसी समस्याएं कुपोषण को बढ़ावा देती है। सरकारी पहल और प्रतिक्रियाएं। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना तथा किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। पोषण अभियान। इस अभियान के माध्यम से बौनापन, कम वजन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को कम करने के लिए की गई थी। पोषण वाटिका। इस पहल के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर पोषक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। आगे की राह। एक मातृत्व और स्तनपान को बढ़ावा देना। सभी माताओं को पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए और केवल स्तनपान तथा उचित शिशु देखभाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 2 कृषि नीतियों में सुधार। दालों, बाजरे और अन्य पौष्टिक फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। भ्रष्टाचार को कम करने और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मॉडल जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए। 4 जनजागरूकता बढ़ाना। पोषण, स्वच्छता, स्तनपान और महिला स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विशेष समिति का गठन। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य डॉ. V.K. पॉल की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के कार्यान्वयन तंत्र की व्यापक समीक्षा करना है। इसका लक्ष्य सेवा वितरण में दक्षता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देना है। समिति के विचारणीय विषय। 1. परिचालन प्रभावशीलता और परिणामों का मूल्यांकन। लाभार्थियों की पहचान, अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया तथा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के तरीकों का अध्ययन करना। 2. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय। नीति निर्माण, योजना निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित जिम्मेदारियों के विभाजन का मूल्यांकन करना। साक्ष्य आधारित नीतियों का विकास। न्यूनतम आहार विविधता MDD से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माताओं को पोषण संबंधी नीतियां तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। इससे अपर्याप्त आहार विविधता से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने में सहायता मिलती है। कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। MDD संकेतक पोषण संबंधी हस्तक्षेपों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अधिक सटीक मूल्यांकन करने में सहायता करता है। भारत में न्यूनतम आहार विविधता विफलता MDDF की स्थिति 2019 से 21। हाल के आंकड़ों से भारत में न्यूनतम आहार विविधता से जुड़ी गंभीर चुनौतियां सामने आई है। न्यूनतम आहार विविधता विफलता से आशय ऐसी स्थिति से जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त विविधतापूर्ण भोजन नहीं मिल पाता। क्षेत्रीय असमानताएं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 6 से 23 महीने की आयु के 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता के मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आयु आधारित प्रवृत्तियां। राष्ट्रीय स्तर पर 6 से 23 महीने की आयु के 77% बच्चों में पर्याप्त आहार विविधता का अभाव पाया गया है। जाति आधारित असमानताएं। एक अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में न्यूनतम आहार विविधता विफलता की दर 79% है। 2 अनुसूचित जाति SC में यह दर 77.2% है। 3 अनुसूचित जनजाति ST में यह दर 76% है। वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024। समाचारों में चर्चित विषय। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 को कंसर्न वर्ल्डवाइड, आयरलैंड और वेल्थहैंगर हिल्फे, जर्मनी नामक 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक GHI क्या है? यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख की स्थिति का आकलन करती है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों पर आधारित है। 1. अल्प पोषण। 2. बाल दुर्बलता। 3. बाल बौनापन। 4. बाल मृत्यु दर। प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष 2024। 1. वैश्विक भूख सूचकांक का औसत स्कोर 18.3 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। 2. 42 देशों में गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है।
इसके कारण वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य -2 की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 3 लिंग और जलवायु से जुड़े प्रभाव। क महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा के कारण अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ख सूखा, बाढ़ और गर्म हवाओं जैसी जलवायु घटनाएं भूख और कुपोषण को बढ़ावा देती है। भारत का प्रदर्शन। एक भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। वर्ष 2023 में भारत की रैंक 111 थी। 2 भारत का स्कोर 27.3 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। 3 अल्प पोषण। देश की 13.7% आबादी को पर्याप्त कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। 4 बाल दुर्बलता, 5 वर्ष से कम आयु। इसकी दर 18.7% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। 5 बाल बौनापन, 5 वर्ष से कम आयु। इसकी दर 35.5% है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाती है। 6 मातृ स्वास्थ्य पर प्रभाव। खराब पोषण और कुपोषण का चक्र लगातार बना रहता है। भूख से निपटने के लिए भारत के प्रमुख प्रयास। 1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY। इसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता के लिए 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 3 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। यह एकीकृत पोषण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। 4 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। 5 पोषण अभियान और सही आहार आंदोलन। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। चित्र 6.6 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस चित्र में वैश्विक भूख सूचकांक GHI के 4 प्रमुख संकेतकों को दर्शाया गया है। 1 अल्प पोषण, 1/3 भार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। 1 अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति का उपयोग। 2 संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना। 3 सतत विकास लक्ष्य SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 4 बाल दुर्बलता, 1/6 भार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। 1 कैलोरी की उपलब्धता के साथ साथ आहार की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। 2 घर के भीतर भोजन के असमान वितरण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। 3 यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 4 बाल बौनापन, 1/3 भार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। 1 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। 2 पर्याप्त पोषण बच्चों की लंबाई और विकास में सुधार करता है। 3 बौनापन और स्टंटिंग के कारण मृत्यु के जोखिम तथा आर्थिक क्षति की संभावना बढ़ जाती है। 4 बाल मृत्यु दर, 1/3 भार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। 1 बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। 2 यह स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का भी संकेतक है। भूखमरी से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास। 1 विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। यह संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी है, जो आपातकालीन स्थितियों और विकास कार्यक्रमों से संबंधित कार्य करती है। 2 FAO और सतत विकास लक्ष्य -2। खाद्य और कृषि संगठन FAO कृषि और पोषण को बढ़ावा देता है। सतत विकास लक्ष्य -2 का उद्देश्य भूख को समाप्त करना है। 3 पोषण पर पेरिस घोषणा 2014। यह घोषणा कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 4 शून्य भूख चुनौती। यह पहल सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्रोत्साहित करती है। संबंधित विकास, भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन। आरंभ। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में ब्राजील में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में की गई। उद्देश्य 1 सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्य -2 भूखमरी उन्मूलन की प्राप्ति में तेजी लाना। 2 असमानताओं को कम करना। संरचना 1 राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बना। 2 वित्तीय संसाधन जुटाना। 3 ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करना। नीति आधारित दृष्टिकोण। यह सदस्य देशों को नीतियों के चयन और उनके क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। सदस्यता। इसमें 91 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। भारत को खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यद्यपि सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, फिर भी मातृपोषण, स्वच्छता, कृषि सुधार और व्यवहार परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
वैश्विक स्तर पर भूख और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग और प्रभावी जलवायु नीतियों की आवश्यकता होगी। भारतीयों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के संशोधित आहार संबंधी दिशानिर्देश। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) के माध्यम से भारतीयों के लिए संशोधित आहार संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य गैरसंचारी रोगों, मोटापे और पोषण संबंधी कमियों की समस्या को कम करना है। कुल 17 दिशानिर्देश नवीनतम पोषण विज्ञान पर आधारित है और इनका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। दिशानिर्देश क्यों महत्वपूर्ण हैं? राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। 5 से 6% बच्चे और किशोर अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। लगभग 2% बच्चे मधुमेह से प्रभावित हैं। 37% से अधिक लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल पाया गया है। 4 मोटापे के लगभग 56% मामलों के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त प्रसंस्कृत और अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। मुख्य अनुशंसाएं: 1. विविध आहार अपनाना। प्रतिदिन कम से कम 8 प्रकार के खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए। इनमें शामिल हैं हरी सब्जियां, फल, दालें, मेवे, डेयरी उत्पाद, मांस, कंदमूल, तिलहन। 2. अनाज का सेवन सीमित करना। दैनिक ऊर्जा का केवल 45% भाग ही अनाजों से प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान समय में यह अनुपात लगभग 50% से 70% तक है। 3. प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। कुल ऊर्जा का लगभग 14% भाग प्रोटीन स्रोतों से आना चाहिए। दाल, अंडा, मछली और चिकन जैसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 4. नमक और चीनी का सेवन कम करना। नमक प्रतिदिन 5 ग्राम से कम। चीनी कुल कैलोरी का 5% से कम। 5. वसा का संतुलित उपयोग। कुल ऊर्जा का 30% से अधिक भाग वसा से नहीं आना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। दिशा निर्देशों में आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए जैसे पोषक तत्वों के सेवन पर विशेष बल दिया गया है। बच्चों और किशोरों में इन पोषक तत्वों की कमी को छिपी हुई भूख हिडन हंगर कहा जाता है। इसके प्रभाव: प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, कार्य क्षमता घट जाती है। विशेष समूहों के लिए सलाह: गर्भवती महिलाएं आयरन और फोलेट युक्त भोजन लेना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए। शिशु जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। शहद और अन्य बाहरी खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। वृद्धजन प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर भोजन लेना चाहिए। जीवन शैली और व्यवहार पर ध्यान: अत्यधिक प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। भोजन खरीदते समय पोषण संबंधी लेबल अवश्य पढ़ने चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। इन उपायों से टाइप 2 मधुमेह के लगभग 80% मामलों और हृदय रोगों के खतरे को कम किया जा सकता है। आगे की राह: स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और समुदायों में पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अधिक वसा, नमक और चीनी HFSs वाले खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण लगाया जाए। स्थानीय स्तर पर पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। समाचारों में रहे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी करने वाली संस्थाएं: खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। प्रमुख तथ्य: विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए निवेश की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गई। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के निवेशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2023 में विश्व के प्रत्येक 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भूख से प्रभावित था। दुनिया सतत विकास लक्ष्य 2.0 भूख को प्राप्त करने की दिशा से पीछे हट रही है। खाद्य संकटों के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क NAFC स्थापना। वर्ष 2016 में यूरोपीय संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य: खाद्य संकटों के मूल कारणों की पहचान करना, मानवीय सहायता और विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारीकर्ता संस्था: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। उद्देश्य: सतत विकास लक्ष्य SDG 12 मार्च 2001 के अंतर्गत खाद्य अपशिष्ट की निगरानी करना। खुदरा
उपभोक्ता और घरेलू स्तर पर भोजन की बर्बादी को कम करना। प्रमुख तथ्य। वर्ष 2022 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर के घरों में प्रतिदिन 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद हुआ। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खाद्य अपशिष्ट का योगदान लगभग 8% से 10% तक है। यह सूचकांक खाद्य हानि सूचकांक (फूड लॉस इंडेक्स FLI) का पूरक है, जिसका प्रबंधन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO करता है। यह सतत विकास लक्ष्य SDG 12.3.1 के अंतर्गत खाद्य अपशिष्ट की निगरानी करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC, वन हेल्थ, आशा कार्यकर्ता, नवजात मृत्यु दर NMR, शिशु मृत्यु दर IMR, संस्थागत प्रसव, मिशन इंद्रधनुष। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। UPSC वर्ष प्रश्न। 2024 लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। चर्चा कीजिए। 2021 किसी कल्याणकारी राज्य की नीतिगत अनिवार्यता के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारितीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विवेचना कीजिए। 2020 सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जनचिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ एवं पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। 2018 भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का महत्व स्पष्ट कीजिए। 2017 स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा। वॉश कार्यक्रम के संदर्भ में कथन की समीक्षा कीजिए। 2015 सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी सीमाएं हैं। क्या निजी क्षेत्र इस कमी को दूर कर सकता है? अपने विचार दीजिए और अन्य व्यवहार्य विकल्प सुझाइए। यहीं पर स्वास्थ्य और पोषण अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय मुख्य रूप से निम्न विषयों को समाहित करता है।